नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आज से हम भारत और विश्व में लड़े गए वॉर्स की स्पेशल सीरीज वॉर्स दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम देश दुनिया के उन सभी वॉर्स की कहानी आपको सुनाएंगे जिन्होंने इतिहास में गहरा असर डाला है। इस सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं बैटल ऑफ एडेस्पी से। साल 326 ईसा पूर्व ग्रीस का महान सम्राट शूरवीर योद्धा अलेक्जेंडर, जो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था, उसका यह आखिरी बड़ा युद्ध था। दुनिया को जीतने का अलेक्जेंडर का ख्वाब झेलम में बह गया। छोटी सी उम्र में अपने पिता फिलिप की मौत के बाद अलेक्जेंडर को मैसेडोनिया की हुकूमत मिल गई थी। उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन हिम्मत और सोच नहीं। छोटी सी उम्र में ही अलेक्जेंडर ने बड़ी बड़ी सल्तनतों की दीवारें ढहा दी। फिर चाहे वो डारायस का विशाल साम्राज्य फारस हो या फिर बैक्ट्रिया सीरिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के सामने जो खड़ा हुआ वो ढेर हुआ। उस वक्त भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, हर महाजनपद का अलग राजा, लेकिन एक दूसरे से इतनी नफरत कि अगर दूसरा राजा सामने खड़ा हो तो उसे अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर दिया। अलेक्जेंडर जब भारत की तरफ बढ़ा तो उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला की विशाल सेना से हुआ। तक्षशिला का डरपोक राजा अंबिकुमार अलेक्जेंडर की जीत के किस्से सुनकर ही घबरा गया और तक्षशिला की विशाल सेना ने अलेक्जेंडर की छोटी सी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बरसात के दिन थे और सामने उपनाती झेलम नदी और झेलम के दूसरे पार खड़ी थी पौरव राज्य के राजा पोरस की विशाल सेना। अंबिकुमार से ठीक उलट पोरस एक वीर योद्धा थे और जब सिकंदर ने अपना एक दूत राजा पोरस के दरबार में भेजा एक संदेश के साथ कि हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, राजा पोरस ने युद्ध को अपनी प्राथमिकता चुना बजाय अलेक्जेंडर के सामने झुकने के या उसकी अधीनता स्वीकार करने। दुनिया जीतने का ख्वाब पाले सिकंदर के सब्र का बांध टूट रहा था और झेलम हर दिन के साथ अपना वेग बढ़ा रही थी, मानो सिकंदर से कह रही हो कि मैसेडोनिया लौट जाओ। लेकिन अब तक न हार मारने वाला सिकंदर आखिर झेलम से कैसे हार मारता। बड़ी सैन्य टुकड़ी को झेलम के किनारे छोड़कर वो निकल पड़ा रास्ता में। जो नियति से लड़ना जानता हो, नियति भी उसके आगे नतमस्तक रहती है। सिकंदर को रास्ता मिल गया और सिकंदर की सेना ने झेलम पार कर सिकंदर के झेलम पार करने की खबर पोरस तक पहुंची तो उसने अपने बेटे की अगुवाई में एक सैन्य टुकड़ी सिकंदर को रोकने के लिए भेज दी। लेकिन यह सेना सिकंदर की सेना के सामने नहीं टिक सकी और पोरस का बेटा युद्ध में शहीद हो गया। लेकिन सिकंदर का सामना अब उससे होना था जिसे उसकी सेना ने आज तक नहीं देखा था। पोरस की सेना के सबसे खतरनाक सिपाही पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना कुचलनी शुरू कर दी। सिकंदर सेना को पीछे भागता देख घबरा गया। नियति सिकंदर के साथ थी। सिकंदर ने हाथियों की कमजोरी हाथियों की आंख पर वार किए जाने। पोरस के हाथियों ने अपनी ही सेना पर कहर ढा दिया। युद्ध के मैदान में बारिश हो गई, हाथियों के पांव जमीन में धंसने लगे। पोरस की रथ सेना के रथों के पहिए भी जमीन में धंसने लगे। कहा जाता है कि पोरस ये युद्ध हार गया और जब पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा, तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। पोरस ने जवाब दिया। सिकंदर इस बात से काफी प्रभावित था। सिकंदर की लड़ाई सिर्फ पोरस से नहीं थी, बल्कि जहरीले सांप, बिच्छुओं और बीमारियों से भी। उसके न जाने कितने सैनिक जहर और बीमारियों की चपेट में आकर मर चुके थे। हिंदुस्तान की आबो हवा सिकंदर की सेना को स्वीकार करने को तैयार नहीं। पोरस और सिकंदर के युद्ध के बारे में एक और बात कही जाती है। कहा जाता है कि सिकंदर ये युद्ध कभी जीता ही नहीं। सिकंदर जैसा क्रूर शासक जो जीतने के लिए और जीतने के बाद पूरी सल्तनतों को मिट्टी में मिला देता था, वो जीतने के बाद जीती हुई रियासत किसी को लौटा दे, ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन कहा जाता है कि सिकंदर ने
पोरस से जीतने के बाद पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया और उसके साथ साथ पोरस को तक्षशिला भी सौंप दिया, क्योंकि वो पोरस से इतना प्रभावित हो चुका था। दूसरी तरफ मगध में अपमानित होकर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर चढ़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। मगध नरेश धनानंद की विशाल सेना और उसकी क्रूरता के किस्से सिकंदर की सेना के हौसले को तोड़ रही थी। सिकंदर की सेना आगे कोई अभियान किए बगैर लौट गई। बेबीलोन पहुंचकर सिकंदर ने 3 साल बाद ईसा पूर्व 323 में आखिरी सांस ली। उधर भारत के सबसे बड़े और ताकतवर मगध के नंद साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। पोरस की खामियों से सीखकर मगध से नंद वंश का अंत करने को प्रतिबद्ध चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ईसा पूर्व 324 में मगध की गद्दी पर बैठा दिया और फिर शुरू हुआ मौर्य वंश के अधीन अखंड भारत का अभियान।